शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दुनिया भर में इस वक्त काफी उथल-पुथल मची है और इसी बीच मई 2026 में भारत ने 6 प्रमुख यूरोपीय देशों का एक बेहद अहम दौरा किया। आज की हमारी इस डीप डाइव में हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की इसी बिसात को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि यकीन मानिए यहाँ दांव बहुत ऊंचे हैं और ये रणनीतिक कदम वैश्विक राजनीति की एक बिल्कुल नई दिशा तय कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भयंकर वैश्विक संघर्षों के बीच उत्तरी यूरोप पर ही इतना फोकस क्यों? मतलब इतनी अस्थिरता के दौरान इस कूटनीतिक रुख के पीछे की असल रणनीति क्या हो सकती है? आइए इस बहुराष्ट्रीय मिशन के पीछे छिपी सोच की गहराई में चलते हैं। तो इससे डीकोड करने के लिए हमने पूरी चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। हम एक अस्थिर वैश्विक बिसात से शुरू करेंगे, फिर व्यापार और तकनीकी कॉरिडोर, हरित ऊर्जा परिवर्तन, भू राजनीति और रक्षा को नेविगेट करना, आर्कटिक क्षेत्र में विस्तार और फाइनली G7 की ओर बढ़ते कदमों पर बात करेंगे। ये एक तरह का रोड मैप है जो इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को आसानी से समझने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं, एक अस्थायी वैश्विक बिसात। इस पूरे दौरे के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें उन भारी दबावों को देखना ही होगा जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नया आकार दे रहे हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे भारत एक तरफ मौजूद संकटों और दूसरी तरफ उनके रणनीतिक समाधानों को बैलेंस कर रहा है। जरा देखिए, एक ओर ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ जैसे भारी वैश्विक दबाव हैं, और दूसरी ओर व्यापार में विविधता लाने, ऊर्जा सुरक्षित करने और मजबूत तकनीकी कॉरिडोर बनाने जैसे स्मार्ट मल्टी अलाइंड समाधान है। ये असल में कूटनीति का एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय सीधे तौर पर राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। अब जरा इस दौरे की रफ्तार देखिए। 15 मई को यूएई, फिर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और आखिर में इटली। एक हफ्ते से भी कम समय में इतने देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात। ये स्पीड अपने आप में दुनिया के लिए एक मैसेज है। खैर, अब हम इस भागदौड़ के असल नतीजों पर फोकस करते हैं, जो हमें ले जाता है हमारे दूसरे पॉइंट पर, व्यापार और तकनीकी कॉरिडोर। क्योंकि देखिए, आज की कूटनीति सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है, ये सप्लाई चेन्स को सुरक्षित करने के बारे में है, जो इन यूरोपीय यात्राओं का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। अब इस नंबर पर गौर करिए, $55.6 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये नीदरलैंड से भारत में आने वाला कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI है। इससे नीदरलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन जाता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? दरअसल नीदरलैंड सिर्फ एक देश नहीं है, ये पूरे यूरोप की पूंजी के लिए भारत में एंट्री करने का एक बहुत बड़ा गेटवे है, दोनों मार्केट्स के बीच का एक बेहद अहम पुल। और अब बात करते हैं व्यापार के ग्राउंड लेवल की। 300, जी हाँ, आज की तारीख में 300 स्वीडिश कंपनियां भारतीय बाजार में काम कर रही हैं। टेलीकॉम से लेकर रिटेल तक की बड़ी कंपनियां हमारी अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कागजी समझौते नहीं हैं, बल्कि स्वीडन के लिए भारतीय बाजार अब सच में कितना अहम हो चुका है। लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो तस्वीर में आता है SITAC, यानी भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। ये कोई आम एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि दोनों देशों के इनोवेशन और AI इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने का एक पूरा नया ढांचा है। साफ है कि भविष्य के तकनीकी प्रभुत्व के लिए अभी से एक सॉलिड रास्ता तैयार किया जा रहा है। और जब तकनीक की बात हो ही रही है तो इसे देखिए, पश्चिमी भारत में एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच टेक दिग्गज ASML के बीच हुआ ये समझौता। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ASML दुनिया की इकलौती कंपनी है जिसके पास एडवांस्ड माइक्रोचिप बनाने वाली मशीनों का एकाधिकार है। उनके बिना कोई भी देश एडवांस्ड चिप्स नहीं बना सकता। इस डील के जरिए भारत पारंपरिक चिप मेकिंग देशों पर अपनी निर्भरता कम करके एक सुरक्षित और इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बना रहा है। अब आते हैं हमारे तीसरे एजेंडे पर, हरित ऊर्जा परिवर्तन। क्योंकि आज के समय में पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को सुरक्षित किए बिना कोई भी कूटनीति पूरी नहीं हो सकती। नॉर्डिक देशों की इस लिस्ट को देखिए, हर देश की अपनी एक अलग सुपर पावर है। $2 ट्रिलियन की GDP वाले इस पूरे ब्लॉक से भारत बहुत ही टारगेटेड तरीके से तकनीकी मदद ले रहा है, जैसे आइसलैंड से जियोथर्मल एनर्जी, नॉर्वे से ब्लू इकोनॉमी और शिपिंग, नीदरलैंड से वाटर मैनेजमेंट और स्वीडन से ग्रीन टेक।
ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बल्कि भारत के ग्रीन विजन को सच करने के लिए सटीक तकनीकों का ट्रांसफर है। और इस विजन को बैकअप करने के लिए $100 बिलियन, बिल्कुल सही सुना आपने। ईफ्टा समझौते के एक्टिव होने से अगले 15 सालों में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे देशों से ये भारी भरकम निवेश आने वाला है। $100 बिलियन का एफडीआई साफ तौर पर बताता है कि भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दुनिया का भरोसा कितना मजबूत है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कितना बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, भूराजनीति और रक्षा को नेविगेट करना। क्योंकि जब आप इतने सारे शक्तिशाली देशों के साथ गठबंधन बनाते हैं तो हमेशा सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं होता। आपको अलग अलग विचारों को बहुत ही तटस्थता से हैंडल करना पड़ता है। और यही कूटनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आप देखिए कि कैसे मतभेदों को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ संभाला जाता है। एक तरफ डच पीएम अल्पसंख्यक अधिकारों पर चर्चा करते हैं, रूसी तेल पर अमेरिकी टैरिफ का प्रेशर है, ये सब घर्षण के क्षेत्र हैं। लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक खुलेपन, समुद्री सुरक्षा, जॉइंट डिफेंस एक्शन प्लान और आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों पर पूरी सहमति है। इसे ही कहते हैं असली कूटनीति, जहां आप असहमतियों के बीच भी अपने कॉमन गोल्स पर मजबूती से आगे बढ़ते हैं। और इन कॉमन गोल्स में रोम के अंदर जिस चीज पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है IMEC, यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो बुनियादी ढांचा है जो इन सभी नई साझेदारियों को जमीनी स्तर पर आपस में कनेक्ट करेगा। दुनिया भर में इसे मौजूदा व्यापार मार्गों के एक बहुत ही रणनीतिक और सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड का पूरा बैलेंस बदल सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, आर्कटिक क्षेत्र में विस्तार। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में एक बहुत ही रणनीतिक लेकिन थोड़ा अप्रत्याशित कदम था, सुदूर उत्तर में यानी आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत करना। यहाँ एक टर्म बार बार सामने आता है, नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है महासागरों के संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना कि आर्थिक विकास भी हो और समंदर के इकोसिस्टम को नुकसान भी न पहुंचे। ये कॉन्सेप्ट उन्नत भारत नॉर्वे साझेदारी की एकदम आधारशिला है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्कटिक में भारत की दिलचस्पी रातों रात पैदा नहीं हुई है। जरा इन ऐतिहासिक स्टेप्स को देखें। 1920 की स्वालबार्ड संधि से लेकर 2008 में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, 2014 में इंडार्क अंडर वाटर वेधशाला और अब 2026 का नया नॉर्डिक आर्कटिक तंत्र। ये एक पूरी सदी की लंबी सोची समझी रणनीति है ताकि आर्कटिक जैसे संसाधनों से भरे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत अपनी वैज्ञानिक और आर्थिक मौजूदगी पक्की कर सके। फाइनली हम आ गए हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, G7 की ओर कदम। ये जो 5 देशों का इतना बड़ा दौरा था, ये असल में फ्रांस में होने वाले बड़े ग्लोबल गवर्नेंस समिट के लिए एक शानदार वार्म अप की तरह काम कर रहा है। फ्रांस के एवियन में होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन का एजेंडा देखिए। वैश्विक आर्थिक असंतुलन, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संकट, समुद्री सुरक्षा और विकासशील देशों की मदद। ये मुद्दे अपने आप में बताते हैं कि दुनिया के नेताओं के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन यहाँ कैच क्या है? भारत वहां सिर्फ एक गेस्ट बनकर नहीं जा रहा है। इन 5 यूरोपीय देशों के सफल दौरे के बाद भारत के पास पहले से ही बातचीत का एक बहुत मजबूत आधार और एक सॉलिड लेवरेज है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का एक कोट है, आसमान कोई सीमा नहीं है, और ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। ये साफ बताता है कि अब ये साझेदारियां सिर्फ पुराने स्टाइल के व्यापार तक सीमित नहीं हैं। जब भारत और स्वीडन वीनस ऑर्बिटर मिशन जैसी एडवांस्ड स्पेस परियोजनाओं पर साथ काम कर रहे हैं, तो सच में इनोवेशन और कोलैबोरेशन के लिए आसमान भी अब कोई लिमिट नहीं रहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे 52वां G7 शिखर सम्मेलन करीब आ रहा है, क्या मल्टी अलाइन कूटनीति का ये जो नया ढांचा भारत ने तैयार किया है, क्या यही नई वैश्विक व्यवस्था में शांति और स्थिरता का ब्लूप्रिंट बनेगा? इन बेहद सधे हुए रणनीतिक कदमों का दुनिया पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? सोचने वाली बात है ना? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, दुनिया की कूटनीतिक बिसात बहुत तेजी से बदल रही है।